Hello everyone, Namaskar. Today we are going to take question and answer poem number 4, How to Tell Wild Animals. This poem is composed by Carlton Wells. We take first question, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so? कवि आपको शेर तथा बाघ को पहचानने के लिए कौन सा सुझाव देता है तथा उसके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं, यानी ये सुझाव आप कब अमल में ला सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर, द पोइट सजेस्ट दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लायन बाय दिस लार्ज ब्राउनिश येलो कलर बॉडी एंड हिज रॉर। कवि हमें सलाह देता है, हमें सुझाव देता है कि हम शेर को उसके विशाल भूरे पीले रंग के शरीर तथा उसकी जोर से दहाड़ से हम उसको पहचान सकते हैं। ए टाइगर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो बॉडी। एक बाघ को पीले शरीर पर काली धारियों के द्वारा पहचाना जा सकता है। ही लुक्स नोबल, और वो बड़ा ही शाही दिखता है, बहुत ही राजशाही ठाट-बाट से चलता हुआ आपको नजर आएगा। ही इट्स एज सुन एज ही सी वन, जैसे ही वो किसी को देख लेता है वो उसे खा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी कैन आइडेंटिफाई देम, कवि के अनुसार हम उन्हें तब पहचान सकते हैं व्हेन वी आर बीइंग अटैक्ड एंड किल्ड बाय देम, जब वो हमारे ऊपर हमला कर दे और हमें मार दे, तब हमें पहचान में आता है कि वो वाकई में शेर था। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या आपको लगता है कि तीसरे पद के अंदर जो लेफ्ट तथा लेफ्ट शब्द आया है उसकी जो स्पेलिंग है क्या वो सही है? Why does the poet spell them like this? कवि उनकी स्पेलिंग इस प्रकार क्यों लिखता है, ऐसा क्यों बनाता है, इसका रीजन हमें देना है। तो बच्चों इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे। आंसर नो, यानी ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ये स्पेलिंग गलत है। नो के अंदर इसका आंसर है, इसका मतलब ये स्पेलिंग गलत है। द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, यानी ये स्पेलिंग सही नहीं है। दे शुड बी स्पेल्ड एज लेफ्ट एंड लेफ्ट। यहाँ पर इसके स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? LEPT की जगह LEAPT होना चाहिए और LEP की जगह LEAP होना चाहिए। ऐसे स्पेलिंग लिखेंगे तब ही सही मानी जाएंगी ग्रामर के हिसाब से। द पोइट स्पेल दैम लाइक दिस टू क्रिएट ए पोइटिक इफेक्ट। कवि इसके अंदर काव्यमय प्रभाव पैदा करने के लिए इसकी स्पेलिंग में इस प्रकार का फेरबदल करता है ताकि उसका जो रिदम है, ताल है, लय है, कविता का बना रहे। इस कारण से वो स्पेलिंग में थोड़ा बहुत बदलाव करता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अंदर ही होता है, ये तो हर भाषा के अंदर होता है। जिसके अंदर भी पोइट लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है, जैसे हिंदी विषय हो या और कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कविता के अंदर ताल, लय और उसका जो संगीत है, उसका जो लिरिक है वो लाने के लिए ऐसा इस वजह से कवि कर देता है। यदि आप हिंदी के अंदर देखें तो तुलसीदास जी, रहीम जी, मीराबाई, इनके भी पद के अंदर आप ऐसी त्रुटियां देख सकते हैं। और इसका जो मेन वजह होता है वो उस कविता को काव्य में बनाना होता है, उसको संगीत प्रदान करना होता है। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द लाइन ए नॉविस माइट नॉन प्लस। पंक्ति को देखिए और आप ये बताइए कि क्या ये ग्रामेटिकल सही है, क्या ये ग्रामर की दृष्टि से लिखा हुआ सही है? हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? आप इसको सही कैसे लिख सकते हैं? वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? और जो कवि कविता के अंदर अशुद्ध लाइन लिखता है और वो अशुद्ध वाली पंक्ति कविता में बेहतर क्यों होती है, बेस्ट क्यों होती है? आंसर, द लाइन मेंशन अबव इज रिटन रॉन्गली, यानी ऊपर जो लाइन आई है वो पूरी तरह से गलत है। द करेक्ट लाइन वुड बी ए नॉविस माइट गेट नॉन प्लस, यानी इसके अंदर जो राइट लाइन लिखनी थी वो इस प्रकार से लिखनी थी। यहाँ पर जो लिखा है ए नॉविस माइट नॉन प्लस, इसकी जगह क्या हो सकता था? ए नॉविस माइट
उसके बाद में आपको गेट लगाना था, उसके बाद में नॉन प्लस इस प्रकार से लिखना था। इसको ग्रामेटिकल तरीके से इस प्रकार से लिखना था। द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम। कवि के द्वारा जो ये गलत पंक्ति लिखी गई है ये इस कविता के अंदर बेहतर है। ये बेहतर क्यों है? क्योंकि ये कविता का लय ताल लय बनाने में सक्षम है और ताल लय बनाने में ये क्या करती है? मदद करती है। अब हम टेक्स्ट बुक के अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी ले लेते हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम लेते हैं और एडिशनल क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगभग 20 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। यानी जो ये कविता है इस कविता के अंदर किन किन वाइल्ड एनिमल का मेंशन हुआ है? जंगली जानवरों का उल्लेख हुआ है। वाइल्ड एनिमल्स मेंशन्ड हियर आर लायन, टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना एंड कैमेलियन। वाटर एनिमल्स इज क्रोकोडाइल। इस कविता के अंदर जंगली जानवरों में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बगा तथा गिरगिट है, तथा जो पानी वाले जानवर है उसके अंदर मगरमच्छ को लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन। आप एशियाई शेर को कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे? ये बोर्ड मॉडल पेपर 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, वाइल वॉकिंग इन ए फॉरेस्ट इफ वी सी ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट एडवांसिंग टुवर्ड्स अस एंड रोरिंग अस। जंगल में भ्रमण करते समय यदि हम किसी बड़े भूरे पीले रंग का कोई जानवर हमें दिखाई देता है या हमारे सामने से वो आगे बढ़ते हुए नजर आता है, यहाँ पर एक शब्द आया है टॉनी जिसका अर्थ होता है गहरे पीले रंग का। वी शुड बी श्योर दैट इट इज द एशियन लायन। तो हमें पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि वो एशियाई शेर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ इज द बेयर डिस्क्राइब्ड। यानी हमें भालू का चित्रण करना है। भालू के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताना है। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, द बेयर इज डिस्क्राइब्ड ह्यूमरसली इन द पोएम। यानी कविता के अंदर जो भालू का चित्रण किया गया है बड़ा ही मजाकी अंदाज में और विनोदपूर्ण किया गया है। When he comes near a man, और जैसे ही वो किसी आदमी के पास आता है तो वो उसको कस कर पकड़ लेता है और उसका आलिंगन कर लेता है, यानी उसको गले लगा लेता है, गले मिल जाता है। His embrace is tight enough to kill the person, और उसका जो गले मिलना होता वो इतना तगड़ा होता, इतना कसकर वो आलिंगन करता है कि एक व्यक्ति को वो मार देता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, हाउ आर द हाइना एंड क्रोकोडाइल्स मेंशन्ड इन द पोएम। कविता में लकड़बगे व मगरमच्छ का जो वर्णन आया है वो किस प्रकार से मेंशन किया है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, दे आर मेंशन ह्यूमरसली। इनका भी बड़े हास्यास्पद यानी बड़े ही मजाकी अंदाज में इनका मेंशन किया है। क्रोकोडाइल्स हैव टीयर्स इन देयर आइज, और जो मगरमच्छ है वो अपनी आंखों के अंदर आंसू भरता है। व्हेन दे ईट देयर विक्टिम, कहने का मतलब है कि मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ता है, विक्टिम को पकड़ता है, तब अपनी आंखों के अंदर आंसू भर लेता है, यानी अगले वाले को क्या कर लेता है, अगले वाले को इमोशनल कर देता है। और हाइना हॉल्स लाइक वाइल्ड लाफ्टर, और जो लकड़बगा है वो जंगली हंसी की तरह जोर से हुकारता है, जोर से चिल्लाता है। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, द थीम ऑफ द पोएम इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमर। यानी इस कविता के अंदर जो विषय वस्तु है वो हास्य का सर्जन करती है, क्रिएशन करती है। सजेस्ट सम डेंजर्स बट ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल। ये कविता जंगली पशुओं को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक
तरीके से तो है, पर ये बड़े ही हास्यास्पद और मनोरंजनपूर्वक तरीके से हमें बताती है। इस प्रकार से हमने इस पोएम के अंदर से कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बनाकर दे दिए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको फायदा मिल सके, आपका लाभ कर सके ये क्वेश्चन। अगर इसमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छी तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसका जो अगला भाग है वो एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा देंगे आपको, उसमें से 4 या 5 पंक्ति दी जाएगी, लाइंस दी जाएगी, उनमें से कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आंसर भी हमें उन्हीं एक्सट्रैक्ट्स में देने हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, द ट्रू एलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree, this the chameleon you see। इस एक्सट्रैक्ट में से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन का आंसर हमें देना है और सेकेंडरी मॉडल पेपर 2015 के अंदर आया हुआ है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से लिया गया है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द कैमेलियन, कवि ने गिरगिट को कैसे वर्णित किया है वो बताना है। तो इसका आंसर हम इसी में से देने वाले हैं, द पोएट डिस्क्राइब द कैमेलियन एज ए लिजार्ड, यानी छिपकली की तरह उस कैमेलियन यानी गिरगिट को बताया है, एज लाइक ईयरलेस विंगलेस ट्री ड्वेलिंग क्रीचर, पेड़ पर रहने वाला एक ऐसा प्राणी जिसके न तो पंख है और न ही कान है। अब लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू स्पॉट ए कैमेलियन ऑन ए ट्री, गिरगिट को पेड़ पर देख पाना कठिन क्यों है ये बताना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट ए कैमेलियन ऑन ए ट्री बिकॉज ही चेंज हिज कलर टू मैच द सराउंडिंग, जैसा वातावरण और परिवेश होता है वो अपना रंग बदलता रहता है। ये कैमेलियन यानी गिरगिट आपने देखा होगा वो बार बार अपना कलर बदल लेता है, इस कारण से इस कैमेलियन को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाएगा और वो बनाते हैं, रीड दीज लाइन एंड टेल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए कैमेलियन, यानी इन पंक्तियों को पढ़कर हमें यह बताना है कि जो गिरगिट का बाहरी स्वरूप है वो कैसा है, वो उसका स्वरूप बताना है, फिजिकल अपीयरेंस बताना है। ए कैमेलियन इज स्मॉल इन साइज लाइक ए लिजार्ड, एक गिरगिट का आकार छिपकली के जैसा छोटा सा होता है। इट हैज नो ईयर एंड नो विंग्स, और इसके न तो कोई पंख होता है न ही कान होते हैं। बट ही लिव्स इन ट्री एंड बुशेस, मगर ये कहाँ रहता है, ये रहता है झाड़ियों में और वृक्षों पर, पेड़ों पर। हम एक स्टेंजा और ले लेते हैं और ये स्टेंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roar at you as you will dying, you will know it is the Asian lion। अर्थात इस पोएम के अंदर जो शुरुआत के अंदर लाइंस आई हैं वही हमने इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ली हैं। इन लाइन में से कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं संभावित वो हम लेने वाले हैं। इसका हम पहला पर्सन बनाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहा है, हाउ डज एन एशियन लायन लुक, एक एशियाई शेर किस प्रकार से दिखाई देता है। इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, एन एशियन लायन इज लार्ज, यानी एशियन शेर है वो एक बड़ा है, विशाल है, और क्या है, फायर्स यानी बड़ा ही डरावना है, एंड एग्रेसिव और क्या है, आक्रामक है। इट इज टोनी इन कलर, और कलर में कैसा है, पीला और भूरे रंग का। टोनी का मतलब होता है पीला और भूरे रंग का। एंड रिसाइड्स इन जंगल ऑफ ईस्ट, और ये आपको कहाँ मिलेगा, पूर्व के जंगल में रहता है। ये कहाँ रहता है, पूर्वोत्तर भारत है, यानी पूर्व दिशा का जो भारत है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर आपको ये नजर आएगा। इट मेक रोरिंग साउंड, गर्जना के साथ ये जोर से आवाज करता है। इसमें से एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बना, हाउ डज वन रीड बिफोर एन एशियन लायन, कोई एक एशियाई शेर के समकक्ष किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। यानी जब आपके समक्ष एक एशियन लायन आपके सामने आ जाता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपका क्या रिएक्शन होता है, वो इसके अंदर लिखना है।
तो हम इसका आंसर लिखेंगे वन रिएक्ट्स इन ए फीयरफुल मैनर, यानी अगर एक आदमी के सामने ये एशियन लायन आ जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, डरावने तरीके से वो प्रतिक्रिया करेगा, यानी वो डर जाएगा। वन फील डाइंग व्हेन द एशियन लायन रोर इन ए थ्रेटनिंग साउंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट, यानी एक ऐसा एहसास होगा कि अब हम मरने वाले हैं, यानी मरने की जैसी फीलिंग होगी, मरने जैसा महसूस होता है जब एशियाई शेर पूर्व के जंगलों में दहाड़ने लगता है, उसका स्वर जोर से गूंजता है। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन बने हैं, उसके आंसर भी हमने दिए हैं। इस पोएम में जितने भी संभावित क्वेश्चन थे वो सब हमने ले लिए हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, आगे लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।